करते हैं 2026 के मार्केट आउटलुक पर। हमारे साथ एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा मौजूद है, जो कि आर्थिक जगत के बड़े दिग्गज माने जाते हैं। एक्सिस से पहले इनका क्रेडिट स्विस के साथ करीब 2 दशक का जुड़ाव रहा था। आप प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति के पार्ट टाइम सदस्य भी हैं और समझते हैं कि मार्केट को लेकर नीलकंठ जी का क्या व्यू है। और नीलकंठ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको 2026 आपके हिसाब से कैसे शेप हो रहा है? क्या भारतीय मार्केट जो लगातार एक अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रही है, क्या यहाँ कुछ साइंस दिखेंगे आउट परफॉर्मेंस की, या अभी भी हमारे मैक्रोज हमारे लिए अनफेवरेबल हैं? नहीं, अभी तो मैक्रोज जो हमने गलतियां की थी वित्तीय वर्ष 2025 में साइमल्टेनियस फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग की, वो अब बैकग्राउंड में है। अब आगे इनफैक्ट फिस्कल जो है वो थोड़ा लेस टाइटनिंग होगा। तो हमने करीब 130 बेसिस पॉइंट की फिस्कल टाइटनिंग की थी 2025 में, जो कि 2026 में 40 बेसिस पॉइंट की हो गई थी। और हमारा अनुमान है कि 2027 में जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें करीब 20 बेसिस पॉइंट की टाइटनिंग होगी। सो जो कहते हैं जो हेडविंड जो फिस्कल टाइटनिंग से आ रही थी उससे वो अब काफ़ी कम हो गई है। दूसरा, जो मॉनेटरी टाइटनिंग हुई थी, तो क्रेडिट ग्रोथ 16.5% से बढ़ रहा था मार्च 2024 में, वो गिर के 12% हो गया था मार्च 25 में। वो बीच में इस वर्ष में थोड़ा और गिरा था, बट अभी घूम के वापस आ गया है। तो मॉनेटरी इस साल बहुत टाइटन नहीं हो रहा था। 2027 में ये ईज होगा, यानी कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो करीब 12% से बढ़कर और आगे जाएगी। तो इस वजह से जो जो जीडीपी स्लो डाउन हुआ था और जो लोगों को सरप्राइज कर रहा था, क्योंकि आपको याद होगा द फाइनल एस्टिमेट फॉर FY24 वो 9.1% का था जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ का, जो गिरकर 6.5% हो गया था 2025 में। इस साल का अनुमान है, देखिए आज क्या फर्स्ट प्रोविजनल डेटा आता है, बट मेरे हिसाब से 7.5% के आसपास होगा। तो अगले वर्ष भी अभी बहुत लोग हैं जो अभी 6.5-7 पे लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि FY27 में जीडीपी ग्रोथ जो कंसेंसस है उसको सरप्राइज करेगी अपसाइड पे। तो इस वजह से मार्केट पे ये असर पड़ेगा कि जो इंसेसेंट अर्निंग्स कट्स हो रहे थे, तो भारतीय मार्केट ने अंडर परफॉर्म इसलिए किया कि हमारी अर्निंग्स चेंजेस जो दुनिया में सबसे खराब थी। तो 13% से कट्स हुए। कोई भी बड़ा मार्केट नहीं है जहां इतने बड़े कट्स हुए। तो अब वो कट्स अगर नहीं होते हैं, मुझे लगता है उसका दिसंबर में फिर से कट्स हुए, बट वो एक आध स्पेसिफिक स्टॉक्स, वो एयरलाइन स्टॉक, थोड़े सिगरेट स्टॉक, उनका वो स्टॉक स्पेसिफिक चेंजेस के कारण। बट मोमेंटम अभी अगर इकोनॉमिक मोमेंटम पॉजिटिवली सरप्राइज करता है, जो करने वाला है मेरे हिसाब से, तो अर्निंग्स कट्स नहीं होंगे और उस वजह से फिर मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर सकता है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर सकता है। नीलकंठ जी, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या डोमेस्टिक सेक्टर्स, बैंक्स, ऑटोज ये आउट परफॉर्म करेंगे? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया है, स्पेशली जीएसटी कट के बाद। और वैल्यूएशन मैट्रिक पर ये सब स्पेसेस आपको कैसी लग रही है इस समय? जी हाँ, तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर्स अब इनका आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। अगर क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से और पिकअप करती है, तो जब वो क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही होती है तो काफ़ी सिक्लिकल बेनिफिट्स होता है लेंडर्स को। जैसे उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो गिर जाता है। अगर आप नए लोन्स दे रहे हैं तो पुराने लोन्स भी उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि फंड्स फ्लो इंप्रूव होता है इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक मोमेंटम अगर उसके कारण पिकअप होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे फिर उनके एनपीएज और वो सब रिस्क भी काफ़ी कम हो जाती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा करेगा। ऑटोज़ में भी बहुत वर्षों के बाद अभी हालात ये है कि जो बीच में BS4 टू BS6 ट्रांजिशन और काफ़ी रीज़न से दाम काफ़ी बढ़ गए थे, वो इनकम ग्रोथ से काफ़ी आगे बढ़ गए थे।
तो अभी जीएसटी कट्स के कारण गाड़ियां ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। तो मेरे हिसाब से उसका मोमेंटम भी सस्टेन करना चाहिए। एक्सपोर्ट बिजनेसेस में अभी भी मुझे लगता है वैसी एक्साइटमेंट नहीं होगी। मतलब द वर्ल्ड इज लुकिंग मच बेटर देन इट डिड 7-8 months बैक फ्रॉम अभी जैसे हम ग्लोबल ट्रेड भी ट्रैक करते हैं, ग्लोबल ट्रेड का मोमेंटम भी ठीक ठाक ही लग रहा है। बहुत सारे कह सकते हैं कि वो जो झूलती तलवार है कभी भी गिर सकती है। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर्स की तरफ ही रहेगा। नीलकंठ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आपका विचार, आपके व्यूज़ सर मेटल्स को लेके, कमोडिटीज़ को लेके हमेशा से काफ़ी सराहनीय रहे हैं। ये बीता वर्ष 2025 मेटल्स में गजब की तेज़ी थी। गोल्ड सिल्वर को देखिए सर, कॉपर सिल्वर को देखिए, आप प्लेटिनम को देखिए सब। अच्छा हो क्या रहा है, एक तो जिनके पोर्टफोलियो में है, जो अच्छा पैसा बना के बैठे हैं, एक रीजनेबल अप्रोच इस प्राइस पे क्या हो, क्या करना चाहिए इस प्राइस पे। दूसरी बात, अब बहुत से लोग जो है खिंचे चले आ रहे हैं कमोडिटीज़ की तरफ, उनका आकर्षण बढ़ रहा है कि जनाब 2025 में क्या डोमिनेट किया। उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है इस वक्त मेटल्स में? तो देखिए, मेटल्स को मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। एक है प्रेशियस मेटल्स, जो आपने सोना, चांदी, प्लैटिनम इनकी बात की। दूसरे हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड बेस मेटल्स हैं, जहाँ पे कि फाइनेंशियल स्पेकुलेशन हो सकती है, जो कॉपर, सिल्वर, निकल, जिंक, लेड। और तीसरे हैं जो फेरस हैं, आयरन और स्टील वगैरह। नाउ प्रेशियस मेटल्स में सी अभी तो जब 2800 का 4500 हो जाता है तो फिर मोमेंटम तो काफ़ी तेज हो चुका है ऑलरेडी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। तो उसमें 3 से 5 साल की कहानी ज़्यादा क्लियर है मेरे दिमाग में। 1 साल की कहानी उतनी क्लियर नहीं है। कहने का मतलब कि हम सभी को पता है कि डॉलर मैसिवली ओवरवैल्यूड है। इस चीज़ को मैं करीब 1 साल से बोल रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा से बोल रहा हूँ। और तो डॉलर को गिरने की ज़रूरत है। बिना डॉलर गिरे हुए जो यूएस की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस नहीं हो सकती। समस्या ये है कि डॉलर गिरे तो किसके अगेंस्ट? यूरोप में वीकनेस है, चाइना अपनी करेंसी अप्रिशिएट होने नहीं देगा, जापान की करेंसी गिरती जा रही है। तो ऐसे समय पे नेचुरल है कि जो मार्जिनल इन्वेस्टर है वो प्रेशियस मेटल्स की तरफ भागते हैं। और इस वजह से गोल्ड अभी तक चला है। सिल्वर का एक कैचअप ट्रेड था। सिल्वर पे मैं ये बहुत अच्छी समझ पकड़ नहीं है, बट तो ये 3 से 5 साल में ये समस्या जो है ये चलती रहेगी। और मेरे हिसाब से एटलीस्ट सोना तो मुझे लगता है यहाँ से भी ऊपर जाएगा। अब ये अगले 1 वर्ष में क्या होगा कि मान लीजिए कि अब अगर यूएस और चाइना के बीच में टेम्पररी सुलह हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है थोड़ी कम हो गई। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कम हुई तो सस्टेन्ड ग्रोथ होना शुरू हो गया, तो फिर सोने की अट्रैक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा अनसर्टेन है। अगर यूएस और चीन जो है लड़ते रहें पूरे साल तो हो सकता है कि सोना फिर भी चलता रहे। और चांदी और प्लैटिनम और ये सब अदर प्रेशियस मेटल्स जो हैं उसके साथ ही उनका लिंक होगा। बेस मेटल्स अभी कॉपर काफ़ी चल चुका है। तो इन सब जगहों पे अगर ग्लोबली अभी जियोपॉलिटिकल क्या है डिटेंट आती है, मतलब बीच में थोड़े दिन के लिए थोड़ी सुलह हो जाती है यूएस और चीन में, तो हो सकता है कि इकोनॉमिक मोमेंटम पिकअप करे। फिर हो सकता है उसके कारण सप्लाई चेन्स में अपस्ट्रीम रीस्टॉकिंग हो। थोड़ा आई थिंक सप्लाई डिसरप्शन भी हुआ है इन लोगों में। एल्यूमिनियम पे मेरा ये मानना है कि वो इफेक्टिवली पैकेज्ड एनर्जी है। अगर एनर्जी के दाम गिरते रहे तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम 3,000 पे सस्टेन करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई और जो वेनेजुएला में हुआ या जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी खत्म हो सकता है वो इसलिए कर रहा हो कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 चालू हो जाए, गैस के दाम गिरने लगे। क्योंकि अगर
एनर्जी के दाम पे अगर उनको चीन से compete करना है, तो उनके पास वो सोलर विंड जो चीन के पास है वो है नहीं, तो उनको गैस और तेल के दाम ही कम करने होंगे। तो अगर एनर्जी के दाम गिरते हैं तो जो एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्शन है जैसे एल्यूमिनियम का, वो मुझे लगता है उसके दाम बहुत ज़्यादा सस्टेन न कर पाए। अगर हम फेरस मेटल्स पे आते हैं तो फेरस मेटल्स पे हमारे देश में अभी थोड़ी रीस्टॉकिंग हो रही है। क्या होता है कि जैसे आप देखें अगर होलसेल मार्केट में गाड़ियों की खरीद जो है वो 21% से बढ़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ रहा होगा। तो उससे अब जो अपस्ट्रीम यानी उनके कंपोनेंट सप्लायर्स के कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, और इवेंचुअली जो स्टील के खरीदार हैं, तो इन सब चीज़ों में आई थिंक डिमांड काफ़ी रोबस्ट होगी। वैसे ही रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन काफ़ी रोबस्ट चल रहा है। दिसंबर क्वार्टर में हमारे एनालिस्ट का मानना है कि 8 से 9% से सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। तो सीमेंट केवल खुद से कभी यूज़ तो होता नहीं, साथ में मेटल भी यूज़ होता है, काफ़ी कुछ और भी यूज़ होता है। तो मेटल्स, फेरस मेटल्स का इंडिया में आई थिंक मार्केट काफ़ी रोबस्ट रहना चाहिए। चीन में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन गिरती जा रही है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन के कारण स्टील की डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के कारण स्टील का डिमांड फिर भी सस्टेन था। वहाँ पे तो इसलिए बहुत ज़्यादा आयरन ओर के दाम बढ़ने के आसार तो कम ही हैं। मेरा तो ये मानना है कि आयरन ओर के दाम अब गिरने चाहिए। तो इसलिए 3-6 महीने के लिए हो सकता है, मे बी टिल द सीजनल स्लो डाउन हैपन्स, मानसून तक स्टील चलता रहे, बट उसके बाद फ्रॉम 12 मंथ परस्पेक्टिव में भी स्टील के दाम इतने सस्टेन शायद न कर पाए। सो बिकॉज उसमें ग्लोबल लिंक है। तो इंडिया का डिमांड मेरे ख्याल से काफ़ी रोबस्ट रहेगा, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, बट ग्लोबल प्राइसेस हो सकता है बियॉन्ड दिस रीस्टॉक सीजनली उतना सस्टेन न कर पाए। तो ये प्रेशस मेटल्स, बेस मेटल्स, एनर्जी इंटेंसिव बेस मेटल्स और फेरस मेटल्स, इन सबको हमें अलग अलग तरह से देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा सर, मेटल्स को आपने बखूबी समझा दिया। मेरे ख्याल से ये एक चंक में काट के ट्विटर पे भी डालूंगा, सोशल मीडिया पे भी। बहुत अच्छी, अगर आप देखें तरीके से समझाया आपने कि करके सारी ब्रांचेस को। एक बास्केट और, दैट्स केमिकल्स। सर हुआ क्या कि 2020 में जो डिमांड थी उसमें भारतीय कॉरपोरेट्स ने, कंपनियों ने बहुत कैपेसिटी बिल्ड करी थी, बट 23 के मिड तक आते आते उतना डिमांड नहीं थी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतना नहीं हुआ। केमिकल्स पे अगर आप कोई विचार अपना दे सकें तो इस वक्त वर्ल्ड वाइड डिमांड कैसी है और क्या ये प्राइसिंग को ड्राइव करेगी क्या? केमिकल्स भी एक तरह से आप समझ लें अपस्ट्रीम डिमांड पे ही रिलाई करते हैं। तो अगर ग्लोबल ग्रोथ एटलीस्ट नियर टर्म लग रहा है कि अपसाइड पे सरप्राइज करेगी, तो हो सकता है केमिकल्स का डिमांड भी बढ़े। बट केमिकल्स में रिस्क चाइना की डंपिंग का बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कुछ केमिकल्स हैं जहां इंडिया में प्रोटेक्शन है, कुछ केमिकल्स है जहाँ पे काफ़ी वीकनेस और मतलब प्राइसेस ऑलरेडी कॉस्ट के नीचे भी आ चुकी हैं, चाइनीज़ कॉस्ट के नीचे भी, तो वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना हो। बट एक ट्रेंड है जो अगले 3 से 5 साल हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि चीन में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कम नहीं हो रही है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा है, और वहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट करने की बात सरकार करती रहेगी, बट वो उनकी खुद की मंशा भी नहीं है। इनफैक्ट जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं कि वो इंटरनल सिग्नलिंग उनकी चीन की सरकार की है कि हमें अपने बेल्ट टाइट करने होंगे। ये काफ़ी मुश्किल 4-5 साल आने वाले हैं। किसी ने तो ये कहा कि जब चाइनीज लीडरशिप साउथ कोरिया गई थी तो 4 स्टार होटल में रह रही थी, एज अ सिग्नल कि हम लोग सबको खर्च कम करना चाहिए, कंजम्पशन कम करना चाहिए। तो अगर चीन के पास सरप्लस कैपेसिटी बहुत रहेगी तो ये जो कमोडिटी केमिकल्स हैं इन पे मुझे लगता है प्राइस प्रेशर लगातार बना रहेगा। और इनमें सेलेक्टिव आई थिंक कुछ केमिकल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी अभी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। तो वहाँ पे जहाँ, या बैटरी केमिकल का सप्लाई चेन इंडिया में बनना शुरू हो रहा है, तो इन सब जगहों पे
सेलेक्टिवली कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे थोड़ा प्रोडक्शन, थोड़ा ग्रोथ दिख सकता है, बट जो कमोडिटी केमिकल्स हैं वहाँ मुझे लगता है चीन के कंपटीशन के कारण दाम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। नीलकंठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए। आपको चलिए